हो गया, स्टार्ट हो गया। ओके ओके। मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? हाँ, दिख रही है। ओके। सो आज हम लोग यूनिट 2 पे आए हैं, मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज शुड बी कंसर्न अबाउट प्रोडक्टिविटी। तो जितनी भी एक्टिविटीज है सारे ऑर्गेनाइजेशन की, वो एक ही पॉइंट पे फोकस होना चाहिए उन सबका, वो है प्रोडक्टिविटी। अगर अच्छी होगी, क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी, तो सप्लाई अच्छा होगा, मीट कर पाएंगे और हमारा प्रॉफिट होगा। सो इन दिस सर्कमस्टेंसेस द मैनेजर नीड्स टू परफॉर्म, मैनेज एंड कोऑर्डिनेट ऑल मैनेजमेंट फंक्शंस एट हिज बेस्ट। तो इस ऐसे सिचुएशंस में, ऐसे जितने भी है उसके, उसको अच्छे से परफॉर्म करने हैं, उसको मैनेज भी करना है और सभी को कोऑर्डिनेट करना है। ऑल द फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट मतलब पॉट्स को, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग एंड सो ऑन। सो अब आगे, टू मैनेज एनी ऑर्गेनाइजेशन, proper division and decentralization of activities help in smooth coordination and control। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से मैनेज करने के लिए एक प्रॉपर डिवीजन होना चाहिए, जिसका काम जिस बंदे को दिया जाता है या जिस भी मेल या फीमेल को दिया जाता है उसी को करना चाहिए। और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज, अब हर एक काम को टीम्स में डिवाइड कर सकते हैं या फिर ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब ये काम ये ग्रुप करेगा, वो काम वो ग्रुप करेगा, और डिवाइड कर लेना ग्रुप में भी अमंग देमसेल्व्स। और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स भी हम कह सकते हैं इसमें, कि कोई भी अथॉरिटी अपने आप डिसीजन ना ले, सबसे पूछ के ले, सजेशंस ले, और जो डिसीजन सबसे बेस्ट हो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो ले, ताकि स्मूथ कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल बना रहे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में। टू अडॉप्ट अ पर्टिकुलर सिस्टम, इट डिपेंड्स ऑन द साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, वहां पे लार्ज मशीनरीज लाके हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि उतना बजट होगा नहीं उसका, और कॉम्प्लेक्सिटी भी होगी, मतलब डिफिकल्टी होगी वो सब सेटअप करने में वगैरह, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, उतनी डिमांड होती नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि कोई एक चेंज है या कोई एक सिस्टम है। जैसे कि आप एलपीयू के बारे में आपने सुना होगा, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन है, एलपीजी सॉरी, हाँ, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसके बारे में आपने शायद सुना होगा। हाँ सुने थे। नहीं नहीं, पहली बार सुन रहा हूँ मैं। नहीं, 1991 में एक्चुअली, जब पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट में ये तीनों टर्म्स आए थे सामने। तो 1991 में ड्यू टू बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के चलते इंडिया ने ये तीन ऑर्गेनाइज किए थे और बाहर लाए थे पब्लिक में, कि आज से हम खुला ट्रेडिंग कर पाएंगे फ्रॉम कंट्रीज टू कंट्रीज। इससे पहले 1991 से पहले इंडिया पे सारी पाबंदी थी। कोई बाहर की कंपनी हमारे यहाँ के इन्वेस्ट नहीं कर सकती थी। हम किसी कंपनी को मतलब हम किसी बाहर की कंपनी को या फिर कोई आउटर कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप में उतने नहीं थे। लेकिन ड्यू टू द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में हमारी लायबिलिटीज बढ़ गई थी, लेकिन विश्वा तुम्हारा वॉइस गया। हाँ हेलो, नॉट जो ऑडिबल। हेलो, वो जो अभी वो एलपीयू बता रहे थे ना, कि एलपीजी के बताए थे वो, हाँ हाँ, लवली एलपीजी प्रोफेशनल एलपीजी। यूनिवर्सिटी, ये एलपीजी बताया ना। हाँ वही मैं समझ गई। वो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी नहीं है मानसी। वो एलपीयू बोले तो मैं बोल रही हूँ, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम एलपीजी गैस। एलपीजी एलपीजी, हाँ हाँ वही। लिबरलाइजेशन प्राइवेटेशन। हाँ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है कि क्या है? रुको, कंफ्यूज हो रही हूँ। करता ओ हूँ। विश्वास भैया, मैं लिखा भर आता है, ध्यान मत देना, वो ऐसे लिखा होता है। ओके ओके, मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, just a second। तो ध्यान मत दिया करो, बस कंटिन्यू करो करो। पीटू को परमिशन मिल गई है।
स्क्रीन विजिबल है? प्रोसेस, हाँ अब विजुअल। आपने ना स्क्रीन जो विजिबल है ना? एलपीजीए पे बताया था, हाँ उसमें मेरे को तो बहुत कंफ्यूजन हो रहा था, फिर से बताना। यार वो फिर से चला यार सही में आप जा- रिकॉर्डिंग ऑन है भाई, तेरा सब ये बातचीत रिकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ, ओके ओके, चलो मेरी ठीक है। सो हाँ, मैं एलपीजी मॉडल पे था। एलपीजी से बताना फिर से, हाँ एक बार शुरू से बता दो यार, पूरा कंफ्यूजन हो गया बार बार जानना। हाँ, ओके ओके। The activities of all organization should be concerned about productivity. तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटीज होती है, पूरा उसका कंसर्न, उसका मेन फोकस प्रोडक्टिविटी पे प्रोडक्टिविटी पे होना चाहिए। अब प्रोडक्टिविटी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि क्वांटिटी बढ़ा दो, सप्लाई बढ़ा दो, क्वालिटी भी बढ़ाना उसकी, पूरा ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बनाना। तो क्योंकि अगर प्रोडक्ट अच्छा होगा, क्वालिटी उसकी अच्छी होगी, नाम अच्छा होगा कंपनी का, तो उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, सेल्स भी बढ़ेगा और प्रॉफिट मिलेगा। सो इन दिस सर्कमस्टेंसेस द मैनेजर नीड्स टू परफॉर्म, मैनेज एंड कोऑर्डिनेट ऑल द मैनेजमेंट फंक्शंस एट हिज बेस्ट। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस के लिए, मतलब अगर प्रोडक्टिविटी अच्छे से करनी है, तो मैनेजर को सारे मैनेजमेंट के जो फंक्शंस है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, ये सारे फंक्शंस उसको बेस्ट करने होंगे। मतलब अपनी तरफ से उसको ये सारे फंक्शंस में बेस्ट देना होगा, ताकि अच्छे से कंपनी परफॉर्म कर सके, मैनेज कर सके और एक साथ कोऑर्डिनेट कर सके सारे फंक्शंस के साथ। फिर है टू मैनेज एनी ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉपर डिवीजन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज हेल्प्स इन स्मूथ कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए, अच्छे से चलाने के लिए एक डिवीजन होना चाहिए, जिसको काम दिया गया है उसी को करना चाहिए। बाकी और कोई करेगा तो इसमें प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं। सो एक प्रॉपर डिवीजन होना चाहिए। अब जैसे कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है कंपनी का, तो अकेला एक एम्प्लॉय तो उसमें कुछ कर नहीं पाएगा। सो पूरी कंपनी को उसमें हाथ बटाना होगा, और अगर हो सके तो ग्रुप्स में इसे डिवाइड कर सकते हैं हम, कि ये प्रोजेक्ट में ये काम ये करेंगे, वो काम वो करेंगे, वो ग्रुप ये करेगा। और फिर ग्रुप में भी अंदर अंदर हम डिवीजन कर सकते हैं कि हाँ, ये बंदा इस ग्रुप में ये काम करेगा, फिर वो काम करेगा, वैसे। एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज, तो यही है, मतलब एक्टिविटीज भी अच्छे से डिसेंट्रलाइज कर देना, पूरी तरह से स्प्रेड कर देना। ऐसा नहीं कि एक बंदा बहुत काम कर रहा है और एक बंदा कुछ कर ही नहीं रहा है। डिसेंट्रलाइजेशन होना, इक्वल काम। और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भी हम इसमें कह सकते हैं, कि ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयज अगर कोई सजेशन दे जो अच्छा है, कुछ ऐसे आइडियाज दे, तो उसमें सिर्फ अथॉरिटी, जो अथॉरिटी होगी, वो खुद से फैसले लेगी। ऐसा नहीं है, हर एक को फैसले में इन्वॉल्व करना, ताकि प्रोडक्शन अच्छे से बढ़ सके। प्रोडक्शन इसमें कैसे बढ़ेगा? तो सिंपल सी बात है, एम्प्लॉय को लगेगा कि हाँ, मैं भी इस कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, मैं कुछ हूँ इस कंपनी के लिए, कंपनी ने मुझे मौका दिया है, तो मुझे भी उनके लिए कुछ करना है। तो ऐसे अगर हर एम्प्लॉय सोचेगा, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा और सेल्स बढ़ेगा और प्रॉफिट भी आएगा। और इससे इट हेल्प्स इन ऑल्सो स्मूथ कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक अच्छा सा स्मूथ प्लेटफॉर्म बन जाता है, सब एक यूनिफाइड डायरेक्शन में जाते हैं, गोल्स अचीव कर पाते हैं। फिर है टू अडॉप्ट अ पर्टिकुलर सिस्टम इज डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, वो ज्यादातर बड़े बड़े फंड्स, बड़े बजट्स, बड़ा लैंड, ज्यादातर एम्प्लॉयमेंट, मतलब कह सकते हैं कि स्मॉल स्केल में अनस्किल्ड लेबरर्स और सेमी स्किल्ड लेबरर्स ज्यादा होते हैं, उसमें स्किल्ड लेबरर्स की उतनी जरूरत नहीं होती है, बिकॉज ये सारी इंडस्ट्रीज उतनी मतलब बड़े लेवल पे काम नहीं करती, जस्ट स्मॉल विलेज लेवल पे या तो फिर स्मॉल सिटी लेवल पे काम करती है। तो इसमें कभी कभार ऐसा होता है कि टू अडॉप्ट अ पर्टिकुलर सिस्टम इज डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। तो अब जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर सिस्टम को, नई सिस्टम है जो अडॉप्ट करना चाहती है कंपनी, तो उसके लिए उसे सोचना पड़ेगा कि क्या उसके लिए इतना बजट है हमारे पास इतने ट्रेंड लोग हैं जो ये टेक्नोलॉजी के साथ या तो इस पर्टिकुलर सिस्टम के साथ कंफर्टेबल है या नहीं। तो इसमें एग्जांपल मैंने दिया था एलपीजी मॉडल का, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये तीन टर्म्स under the prime ministership of P.V. Narasimha Rao and the finance ministership of Dr. Manmohan Singh, ये उन्होंने ये रिलीज किया था, ये तीन टर्म्स। तो 1991 में जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इंडिया का बहुत बढ़ गया था, मतलब हमारी लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा हो गई थी और एसेट्स हमारे पास जो थे वो बहुत कम थे उस वक्त। तो हमें ज्यादातर इनकम हमारी कम थी और एक्सपेंडिचर बहुत हो रहा था, तो हम दूसरी कंट्रीज से लोन ले रहे थे, या फिर वर्ल्ड बैंक वगैरह ऐसे सबसे लोन ले रहे थे, लेकिन उससे इतनी जल्दी पे नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने ये तीन टर्म्स उस वक्त इंट्रोड्यूस किए थे। सो 1991 के बाद
बहुत सारी फॉरेन की कंपनीज आई, जैसे हम कह सकते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो उनके लिए इंडिया के लिए भी एक रास्ता खुल गया और बाहर की कंपनीज के लिए भी। बाहर की कंपनीज आके हमारे यहाँ ट्रेड कर सकती है, पैसा इन्वेस्ट कर सकती है, एम्प्लॉयमेंट दे सकती है, और हम भी सेम, हमारी कंपनीज अगर बहुत अच्छी कंपनी है तो हम इंटरनेशनल लेवल पे भी उसे लेके जा सकते हैं, दूसरी कंपनी के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। और फिर हम कह सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को एक कंट्री से दूसरे कंट्री से तीसरे कंट्री, और बाद में दूसरी सारी कंट्रीज भी हमारे साथ गुड्स एंड सर्विसेज शेयर कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो ये सारा एक है। अब इसमें एग्जांपल ऐसा ले सकते हैं कि जब ये नई नई टेक्नोलॉजीज आई थी तो 1991 से पहले ज्यादातर टाइपराइटर्स यूज होते थे, अगर आपको आइडिया हो तो टाइपराइटर्स के बाद धीरे धीरे 1991 के बाद ये सब कंपनियां आई, कंप्यूटर आया, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ये सब आया। बाद में टाइपराइटर को कंप्यूटर ने टेक ओवर कर दिया, मतलब अब टाइपराइटर्स की जगह लोग कंप्यूटर यूज करने लगे। लेकिन ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए अभी भी एक चैलेंज है, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में सारे एम्प्लॉयज पूरी तरह स्किल्ड नहीं होते। उनको मतलब उन्हें क्या बोल सकते हैं, उनको स्किल्स नहीं है ये सब चीजें यूज करने की। अब आप फॉर एग्जांपल जैसे आप नोकिया वाला जो बटन वाला फोन आता था पहले, वो यूज करते थे। अब मैं आपको स्मार्टफोन लाके दे दूं तो आप उतना यूज कर पाएंगे नहीं, क्योंकि ये चीज हमारे लिए नई है, इसे सीखने में टाइम लगेगा। और हमारी मतलब मतलब ये ऐसी जियो सब का जो चीजों आया कीपैड, 1 मिनट 1500 रुपए, वो 2500 रुपए वाला जिसमें 2000 रुपए फ्री, मेरे दादी के लेके, जिसमें सब चल रहा है कीपैड। फिर आप कैसे हाँ, बोल सकते कीपैड अरे। अभी मैं आपने समझा नहीं। नोकिया का बोले, पर मैं जियो की बात कर रही। ठीक है हाँ, कंटिन्यू। ओके ओके। सो हाँ, ये सब एग्जांपल्स है, मतलब तुरंत तो कोई भी टेक्नोलॉजी अपने इंडिया में आएगी तो हम उसे यूज करेंगे ये नहीं है, इट टेक्स टाइम। तो कंपनीज को पहले ये सोचना पड़ता है कि ये सिस्टम अगर हम अडॉप्ट करेंगे, अगर हम टाइपराइटर्स की जगह कंप्यूटर यूज करेंगे तो क्या इससे हमारा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा, मतलब कंफ्यूजन, अंडरस्टैंडिंग प्रोसीजर पूरा, मतलब ये हमारी कंपनी बढ़ेगी या फिर घटेगी या फिर उतनी की उतनी रहेगी, वो सब सोचना पड़ता है और साइज भी देखनी पड़ती है। अब अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्री है तो वो एडवांसमेंट कर सकती है, बिकॉज उनके पास फंड्स है, बजट है, पूरी टीम है, और सो लाइक वो कर सकते हैं। लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाले इतना नहीं कर सकते, उन्हें सोचना पड़ता है। वो कर सकते हैं अगर उनके पास फंड्स हो तो, लेकिन उन्हें सोचना पड़ता है बहुत, क्योंकि उनमें सेमी स्किल्ड लेबरर्स और अनस्किल्ड लेबरर्स होते हैं मैक्सिमम। सो बाद में है एन इंक्रीज इन द साइज लीड्स टू स्पेशलाइजेशन इन मैनेजमेंट प्रोसेस। तो अगर साइज बढ़ेगी ऑर्गेनाइजेशन की या फिर कंपनी की या फिर इंडस्ट्री की, स्मॉल स्केल से मीडियम स्केल और मीडियम स्केल से लार्ज स्केल में आएगी, तो स्पेशलाइजेशन भी बढ़ेगा, उतना हम एम्प्लॉयमेंट अच्छे से दे पाएंगे, स्किल्ड लेबरर्स एम्प्लॉय कर पाएंगे, अच्छे एजुकेटेड एम्प्लॉयज उनको जॉब दे पाएंगे। और इससे मैनेजमेंट को भी स्पेशलाइजेशन आएगा, क्योंकि मैनेजमेंट में भी अच्छे पढ़े लिखे लोग आएंगे, एक्सपीरियंस वाले आएंगे। सो अब ये इंट्रोडक्शन था। अब जस्ट अ सेकेंड, डेफिनेशंस दिख रही है, मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? दिख रही हाँ है हाँ ओके ओके। डेफिनेशन So definition of management. Mark Parker defines the term management as an art of getting things done through others. तो मार्क पार्कर के द्वारा क्या कहा गया मैनेजमेंट का ये डेफिनेशन है कि ये एक कला है दूसरों के द्वारा चीजें करवाई जाने की। तो इसमें ऐसा हो सकता है कि हम एक काम जो कि हम अकेले नहीं कर सकते, तो वो दूसरों के साथ हम करवा सकते हैं दूसरों के द्वारा, और उन्हें एम्प्लॉयमेंट देके हम उन्हें जॉब पे रख सकते हैं और वो हमारे लिए काम करेंगे और हम उन्हें बदले में सैलरी देंगे, और ऐसे कंपनी चलती रहेगी। सो मैनेजमेंट का ये डेफिनेशन, आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। चीजें करो लेकिन आप नहीं करोगे, वो दूसरों से आप करवाओगे और उसके बदले वो आपसे पैसे लेंगे और आप अपना काम करवाओगे। सो ये डेफिनेशन है। फिर है जॉर्ज आर ट्रे डिफाइंस मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग, performed to determine and accomplish the objectives by the use of people and resources. तो मैनेजमेंट इनके हिसाब से एक प्रोसेस है जहाँ पे हम प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं सारी चीजें, एक्चुएटिंग करते हैं, एक्चुअल में लाते हैं और कंट्रोलिंग करते हैं, पूरा अच्छे से मैनेजमेंट का कंट्रोल करते हैं, एंड परफॉर्म टू डिटरमाइन एंड accomplish सारे एक्टिविटीज एक्शंस हम परफॉर्म करके और डिटरमाइन करते हैं और एकम्प्लिश करते हैं सारे ऑब्जेक्टिव्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन के हैं, बाय द यूज ऑफ पीपल एंड रिसोर्सेस। तो ये कैसे एकम्प्लिश करेंगे? यूज ऑफ पीपल एंड रिसोर्सेस और लोग इस करके हम अपनी मैनेजमेंट को एस्टेब्लिश करेंगे। फिर तीसरा डेफिनेशन है एंड गिब्सन का, द प्रोसेस अंडरटेकन बाय वन और मोर पर्सन्स
to coordinate of other persons to achieve results not attainable by one person acting alone. तो इसमें एक, जैसे कि मैंने पहले कहा, एक बंदा अगर इतना काम नहीं कर सकता तो ये प्रोसेस इज, तो ऐसा कह सकते हैं कि दिस प्रोसेस इज अंडरटेकन बाय वन और मोर पर्सन्स टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज। ये जो पूरा प्रोसेस है मैनेजमेंट का, वो एक या एक से ज्यादा लोग अपने अंडर लेते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे के साथ, ताकि एक्टिविटीज हम कर सके और रिजल्ट्स अचीव कर सके, जो कि एक आदमी के बस की बात नहीं है। फिर हैरोल्ड कूम्स का कहना है, मैनेज the process of designing and maintaining an environment in which individuals working together in groups efficiently accomplish selected aims। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम डिजाइन करते हैं, डिजाइन का मतलब लाइक नॉट एक्चुअल डिजाइनिंग, एक तरह का हम प्लेटफॉर्म बनाते हैं, एक ऐसा सोच रखते हैं, और मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन व्हिच इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स, एक ऐसा एनवायरनमेंट हम क्रिएट करते हैं और उसे मेंटेन करते हैं ताकि लोग एक दूसरे के साथ काम कर सके, ग्रुप्स में काम कर सके, टीम्स में काम कर सके और अच्छे से काम कर सके, ताकि हम सिलेक्टेड, मतलब जो भी हमारे गोल्स है, टारगेट्स है, वीकली गोल्स या फिर मंथली टारगेट्स, वो हम एकम्प्लिश कर सके, मीट कर सके। तो अब एनालिसिस करते हैं ऊपर के डेफिनेशंस का, कुछ एस्पेक्ट, द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। The purpose of management is to formulate effective organizational strategies and achieve them effectively based on objectives and goal। तो एक मैनेजमेंट का एक पर्पस है टू फॉर्मुलेट इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल, अच्छे से इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजीज, जैसे कि कुछ स्ट्रेटेजीज है कि हम हमारा गोल कैसे लोगों को असेंबल करेंगे, उनसे काम करवाएंगे, उनको सैलरी दे के हम हमारे गोल्स कैसे अचीव करेंगे इफेक्टिवली। तो ये स्ट्रेटेजीज बनाती है ऑर्गेनाइजेशन, एंड टू अचीव इफेक्टिवली बेस्ड ऑन द मिशंस, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो ये कैसे हम अचीव करेंगे, हम कैसे उन्हें अचीव करेंगे बेस्ड ऑन द मिशंस, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स हम कैसे इफेक्टिवली अचीव करेंगे, ये पर्पस है एक मैनेजमेंट का। फिर है मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद ऑल काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज। अब मैनेजमेंट जो सारे इज रिलेटेड टू और इज नीडिंग ऑल द काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज, उसे सारे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। एग्जांपल ह्यूमन रिसोर्सेज, एचआर मैनेजर, जैसे आप जानते होंगे, एचआर मैनेजर, एचआर एग्जीक्यूटिव, तो ये सब लोगों को अपॉइंट करते हैं, उनको जॉब्स देते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं, उनकी स्किल्स देखते हैं, फिर कंपनी को चलाते हैं अच्छे से मैनेजर्स के थ्रू। फिर है फाइनेंशियल, तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज मतलब पैसा, हम पूरा पैसा, बजट वगैरह कहाँ से लाएंगे, कैसे बनाएंगे, कौन सी चीज पे कितना खर्चा होगा, कितना कम खर्चा होगा, प्रॉफिट लॉस वगैरह, ये सब फाइनेंशियल है। फिर रॉ मटेरियल्स, मटेरियल में रॉ मटेरियल कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, कितने पैसे लगेंगे वगैरह। फिर मशीनरी, तो मशीनरी कहाँ से लाएंगे, अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्री है तो मशीनरी हम कहाँ एस्टैब्लिश करेंगे, मशीनरी कौन से लेवल की होगी, एडवांस मशीनरी होंगी या फिर नॉर्मल मशीनरी होंगी, वो भी देखेंगे। और टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल नो हाउ, तो टेक्नोलॉजी मतलब इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल्स, फिर ऐसे जो टेक्नोलॉजीज जो यूज होती है कंपनीज में, तो वो भी कैसे कंसर्न, वो भी मतलब कैसे देखेंगे, वो भी एक कंसर्न है मैनेजमेंट के लिए। हम गाइस, स्क्रीन तो दिख रही है ना? हाँ दिख रही है। ओके ओके। मैनेजर्स शुड, और एक एनालिसिस है, मैनेजर्स शुड possess varied skills in order to play a variety of roles। तो मैनेजर्स के पास बहुत सारी अलग अलग टाइप की स्किल्स होनी चाहिए ताकि वो अपना रोल प्ले कर सके और अलग अलग रोल्स के लिए भी तैयारी कर सके। वो रोल्स हम आगे डिस्कस करेंगे। इट अप्लाइज टू मैनेजर्स एट ऑल द लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो मैनेजमेंट के रिलेटेड सारी चीजें हैं, डेफिनेशंस वगैरह, ये मैनेजर को हर एक लेवल पे अप्लाई करता है। ऐसा नहीं है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट है तो वो बोलेगा कि चलो ये तो मिडल या फिर लो लेवल मैनेजर्स को ही देखना, तो हम तो हमारा काम करके निकल लेंगे। ऐसा नहीं है। उनको जो काम दिया है, जिस टाइम पे दिया है, उसी टाइम पे और उतना ही काम उन्हें करना है, विदाउट एनी कंप्लेंट्स। ऐसा नहीं है कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट काम नहीं कर रहा है, सिर्फ टॉप लेवल और लो लेवल काम कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं और प्रोडक्शन पे भी असर आ सकता है। तो सो इट अप्लाइज टू ऑल द मैनेजर्स एट ऑल द levels in an organization, सारे levels, top level, middle level and lower level, it applies to all the levels। फिर है मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस।
दैट इज बोथ प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट। तो मैनेजमेंट का ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिजनेस फर्म्स, बिजनेस इंडस्ट्रीज या फिर जैसे कह सकते हैं प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ही एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं है। एनजीओज है, गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, वॉलंटरी एसोसिएशंस है, वहां पे भी आप मैनेजमेंट का एप्लीकेबल देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पे सब अपने अपने तरीके से काम करते हैं, वहां पे भी एक लीडर होगा, एक ग्रुप का कोई लीडर होगा या फिर टीम का एक मैनेजर होगा, वो सब देखेगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज वगैरह में कि हाँ अच्छे से काम हो रहा है कि नहीं, बजट है कि नहीं, और कैसे सब अच्छे से काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही वगैरह। Management needs to be a profession to achieve goals continuously with an incremental efficiency. तो मैनेजमेंट एक प्रोफेशन होना चाहिए, प्रोफेशन अगर नहीं होगा तो उतना इफेक्टिवली काम नहीं हो पाएगा हमारे से, टू अचीव गोल्स कंटिन्यूअसली। तो अगर एक प्रोफेशन भी होना चाहिए ताकि हम गोल्स कंटिन्यूअसली अचीव कर सके विद एन इंक्रीमेंटल एफिशिएंसी, ताकि हमारी एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो, हम